हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि हमारी तैयारी चल रही है, कंटिन्यूसली तैयारी चल रही है यूपीएचएससी की, जिसमें हम बीएड की बात कर रहे हैं, बीएड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और जिसके तहत कई सारे वीडियोस आ चुके हैं फर्स्ट यूनिट की। और आज हमारा उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल वैल्यू की। नेशनल वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई है नेशनल वैल्यू, और उसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीएड सब्जेक्ट से भर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में जो नेट के बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, एजुकेशन सब्जेक्ट से उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले के ही कुछ टॉपिक के वीडियोस आ चुके हैं, आपने जरूर देखे होंगे, अगर नहीं तो प्लीज देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। और अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी वीडियो में ऐसा है जो सही नहीं है, तो मैं उसे प्लीज मुझे पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट सुनकर, कमेंट पढ़कर, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से जब आप मुझे कमेंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि वो केवल बीएड पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे सारे ही स्टूडेंट्स हैं और सारे ही स्टूडेंट्स के डिमांड्स के तहत मुझे जनरल पेपर की भी वीडियोस बनाने हैं, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली दोनों ही वीडियोस बना रही हूँ। तो आप जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो इनका फोकस कर सकते हैं, और जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज जनरल की वीडियोस जरूर देखिएगा, और अगर फिर भी आपके कोई सुझाव है तो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेशनल वैल्यू की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेशनल वैल्यू शब्द है इसका मतलब क्या है। तो नेशनल का मतलब तो हो जाता है राष्ट्रीय, और वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैल्यू वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं जो हमारे लिए सही चीज है। वैल्यूज का मतलब क्या हो जाता है, हम जब बात करते हैं सिद्धांतों की बात करते हैं, सही सिद्धांत क्या है, किस तरीके से हमको जीवन जीना चाहिए, वो सारी चीजें होती है वो वैल्यू के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रीय वैल्यूज क्या है, राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो नेशनल वैल्यू है इसकी कुछ स्तंभ बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो नेशनल वैल्यू है इसके 6 स्तंभ हैं, जिसमें कि पहला आ जाता है हमारा सोशलिज्म, जिसको हम समाजवाद कहते हैं। इसके बाद आता है सेक्युलरिज्म, और जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, लेकिन संविधान में जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता। इसके बाद आता है जस्टिस, जस्टिस जिसको कहा जाता है न्याय। न्याय के बाद आता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जिसका मतलब होता है लोकतंत्र, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसके बाद आता है आपका इक्वलिटी, और फिर 2 शब्द आते हैं फ्रीडम एंड लिबर्टी, मतलब कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता। ये 6 वैल्यूज जो हैं वो हमारी नेशनल वैल्यूज है, जो कि संविधान में दी गई है, संविधान में बताया गया है। तो आपको ये बात समझ में आई कि 6 वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सोशलिज्म जिसको हम समाजवाद कहेंगे, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और फ्रीडम। ठीक है, अच्छा अब हम पहली वैल्यू जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर हम धीरे धीरे सारी ही जो वैल्यूज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली वैल्यू जो है हमारी वो है क्या, सोशलिज्म, जिसको कहा जाएगा क्या, समाजवाद। अच्छा, ये जो है ये पहले हमारे संविधान में नहीं ऐड हुआ था, ये जो संविधान का जो 42वां संशोधन था, 42 अमेंडमेंट था, उसमें इस शब्द को जोड़ा गया 1976 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जोड़ा गया समाजवाद को, तो आपको याद रखना चाहिए 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ है, उस समय पे ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। अब जो सोशलिज्म है उसका अर्थ क्या होता है। सोशलिज्म जो है इसका अर्थ समाज की संरचना, समाज में आपको किस तरीके से जीवन जीना है, समाज किस तरीके से निर्धारित करता है आपके जीवन को, उसके बारे में चर्चा की जाती है। अच्छा, ये बात आपको नोट करने का है कि 1976 में तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, इसमें संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन इसके पहले जो नीति निर्देशक तत्व थे, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे, उसमें इसकी चर्चा की जाती थी, किसकी, इसमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व में समाजवाद यानी कि सोशलिज्म की चर्चा की जाती थी, लेकिन 42वें संशोधन के बाद में इसको संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसको कहा जाता है समाजवाद। ठीक है, अब समाजवाद जो है वो क्या है, किस तरीके का समाजवाद है हमारे यहाँ भारत में। हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब हम इसको ध्यान से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो समाजवाद है वो कैसा है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब ये सोशलिज्म जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो सोशलिज्म को प्रमोट करने वाले 2 व्यक्ति हैं, जिसमें है कार्ल मार्क्स,
और दूसरे हैं हमारे गांधी जी। कार्ल मार्क्स की बारे में भी आपने पढ़ाई करी होगी, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है एजुकेशन के बारे में। तो कार्ल मार्क्स की जो सोसाइटी की बात की जाती है, चर्चा की जाती है, उन्होंने किस तरीके की सोसाइटी की बात की है? क्लासलेस सोसाइटी की बात करी है, मतलब किसी भी तरीके का कोई वर्ग ना हो, ठीक है। लेकिन हम किसकी मानते हैं, हमारे देश में किसका माना जाता है? गांधी जी के समाजवाद की चर्चा हम करते हैं, या गांधी जी के समाजवाद को हमने ग्रहण किया है। उनका क्या था? क्लास इक्विलिटी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। धर्म जाति संप्रदाय के लोग बहुत ही अलग अलग तरीके की बोली भाषाओं वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर है कि हम क्लासलेस नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन हम क्लास इक्वलिटी की बात करते हैं कि यहाँ पे किसकी बात की जाएगी कि सारी ही जो क्लासेस हैं वो क्या है? इक्वल है, समान है, सब में समभाव है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी वर्ग का है, व्यक्ति वर्ग विशेष का है तो उसको ज्यादा प्रधानता दी जाए, किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को कम प्रधानता दी जाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्लास इक्वलिटी की बात की जाती है। तो संविधान का जो सोशलिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है, जिसके तहत हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक इक्विलिटी की और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, जिसमें हम क्लास इक्विलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर रहेगा। अब आपको कुछ याद रखने वाली जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता दूं। ये एक तो आपको याद रखना है कि ये 42 जो अमेंडमेंट है उसके तहत ये जोड़ा गया सोशलिज्म, ठीक है। इसके पहले जो था वो क्या था? आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 के नीति निर्देशक तत्वों में इसका जिक्र किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुख्य अंग होता है सोशलिज्म का, ये तो बात आ गई। इसके बाद जो मुख्य भारतीय समाज का मुख्य अंग होता है वो होती है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था किस तरीके की है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब हमारे यहाँ जो है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें हम बात करते हैं प्राइवेट फंड की या फिर प्राइवेट टर्म्स की फर्म की, और दूसरा जाता है किसमें? गवर्नमेंट फर्म में भी जाता है, जिसमें हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी में आपकी प्राइवेट जो चीजें हैं उसको भी प्रधानता दी जाती है गवर्नमेंट के फंड के साथ में, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको भी प्रधानता दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये भी चीजें जो है वो 1991 में आई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 1991 में जो चेंजेस हुए हैं उसमें 4 मुख्य बातें, नई नीतियां आई हैं, 4 नीतियां आई हैं 1991 में। फर्स्ट कौन सी आई है? आपकी उदारीकरण, उदारीकरण। दूसरा आता है निजीकरण। तीसरा आता है वैश्वीकरण, ठीक है। उदारीकरण का मतलब क्या हो जाएगा आपका? लिबराइजेशन। निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण का मतलब हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके तहत हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई, या फिर अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की गई, जिसमें हम उदारीकरण की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं और निजीकरण की बात करते हैं। इसके पहले जो था उसमें कुछ बदलाव लाते हुए गवर्नमेंट के साथ साथ में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट जो चीजें हैं उसको भी अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी सोशलिज्म से संबंधित। अब यहाँ पर सोशलिज्म का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं हम कि एजुकेशन में सोशलिज्म किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बिल्कुल स्वतंत्रता के भाव से समाज में सभी को इक्वल दर्जा देते हुए, इक्वलिटी का दर्जा देते हुए काम किया जाता है। लोग अपना अपने देश का भला कर पाए, ऐसे साइंटिफिक सोच के द्वारा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर सोशलिज्म जो है वो किस तरीके से डिवाइड हुआ है एजुकेशन में? तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि भाई सोशलिज्म की बात होगी, ठीक है। दूसरा आ जाता है डेवलपमेंट की, तीसरा आता है रियलिटी की, चौथा आता है आपका साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक सोच, है ना। इनके तहत हमको शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब हमारा जो समाज हो वो किस तरीके से आगे बढ़े, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़े, डेवलप हो, रियलिटी के बेस पर हो, और साथ ही साथ में साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े। यहाँ पर सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा, सभी को डेवलप होने की
के लिए प्रेरित किया जाएगा और सभी के लिए पूरी तरीके से इक्वलिटी की भावना, इक्वलिटी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर किसी वर्ग विशेष, किसी अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति को देखते हुए यहाँ पर चेंजेस नहीं किए जाएंगे समाज की व्यवस्था में। सभी को समान रूप से समान रूप से सहूलियतें दी जाएंगी समाज के अंतर्गत। तो ये था हमारा जो मुख्य डेमोक्रेटिक मुख्य आपकी नेशनल वैल्यू है फर्स्ट नंबर की, वो है क्या, सोशलिज्म। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, किस पर बात करते हैं, जो दूसरे नंबर की है जिसको कहा जाता है सेक्युलरिज्म। जिसको कहा गया है पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्षता जो है इसको धर्म निरपेक्षता भी कहा जाता है। इसका भी मैं बताऊं आपको कि इसका जिक्र भी 76 के जो संशोधन हुआ है, हमारे 42वां अमेंडमेंट है, उसके में ही इस शब्द को भी जोड़ा गया है। सेक्युलरिज्म शब्द पहले हमारे संविधान में नहीं था, इसको कब जोड़ा गया है, 1976 के जो संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर अब जो बात है कि हमारे देश में चूंकि बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, प्रजातियां, अलग अलग तरीके के पंथ को मानने वाले, उनको संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि यहाँ भारत में किसी भी धर्म विशेष को, किसी भी पंथ विशेष को कोई स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सभी लोग क्या हैं, एक समान हैं। और भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किसी भी धर्म विशेष से निरपेक्ष है, मतलब वो किसी भी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करेगी, वो पूरी तरीके से उससे क्या होगी, निरपेक्ष होगी। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। अब यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू में सॉरी आपकी जो नेशनल वैल्यू में इसको जोड़ा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कोई भी स्टेट, ठीक है, जितने सारे हमारे स्टेट हैं, कोई भी स्टेट किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। वो नहीं कह सकता है कि हमारा ये स्टेट इस धर्म को प्रमोट करता है या इस धर्म को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आपको कुछ आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, आर्टिकल 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28, 25 हो जाएगा, 26, 27 और 28, यहाँ पर कंटिन्यूसली बात की गई है किसके बारे में, धर्म निरपेक्षता के बारे में कही गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है। इसी तरीके से आर्टिकल 30 और आर्टिकल 36 के बारे में भी जो देखा जाएगा उसमें भी यही कहा गया है कि आप आर्टिकल 30 में कहा गया है गवर्नमेंट और शैक्षिक अनुदान सभी को समान रूप से दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं किसी भी संस्था को शैक्षिक अनुदान दिया जा रहा है तो किसी धर्म विशेष के आधार पर उसको शैक्षिक अनुदान प्राप्त नहीं होगा, बल्कि सभी को समान रूप से शैक्षिक अनुदान मिलेगा। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अपने हिसाब से किसी भी तरीके के धर्म विशेष के स्कूल्स या फिर संस्थाएं चलाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में बात की गई है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, गवर्नमेंट शैक्षिक अनुदान सभी को समान रूप से दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात की गई है कि यहाँ पर किसी भी तरीके के धर्म विशेष को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि समान रूप से मिलेगा। आर्टिकल 30 में ये कहा गया है किसी भी शैक्षिक संस्था में धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं होगी या धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली आर्टिकल 36 जो है वो ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं अगर, या प्राइवेट कोई संस्थाएं चल रही हैं, तो वो अपने हिसाब से अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी संस्थाओं को चला सकते हैं। जैसे कि आपकी मिशनरी स्कूल होते हैं उसमें बाइबल की शिक्षा दी जा सकती है, मदरसे जो होते हैं उसमें कुरान की शिक्षा दी जा सकती है। इसी तरीके से जो गुरुकुल होते हैं, गुरुकुल स्कूल होते हैं, उनमें आप भगवत गीता की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट फंड से जो स्कूल चल रहे हैं उनमें किसी तरीके से धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां पर पूरी तरीके से धर्म निरपेक्षता की बात कही जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ने हैं। 28 का जो है वो 1 नंबर है और 2, 28A, 28 1 और 28 2, इसको मैं बता देती हूँ आपको। 25 जो है वो बताता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। 26 बताता है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। 27 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी रिलीजन
रिलीजियस टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। क्या होता है, कोई भी रिलीजियस टैक्स आपको नहीं लगाया जा सकता है। 28 जो फर्स्ट है वो कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल रिलीजन की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, और 28(2) जो है वो कह सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में रिलीजन की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आर्टिकल्स भी आपको पढ़ा दूंगी, पूरे लाइन से आर्टिकल्स आपको नोट करा दूंगी, और नहीं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि रिलीजियस जो है रिलीजन जो है वो एजुकेशन से कैसे संबंधित है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो शिक्षा से कैसे संबंधित है। तो शिक्षा से ऐसे संबंधित है कि किसी भी तरीके की शिक्षा जो है वो आप एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं वो अगर आप शैक्षिक संस्थाओं में हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो हम धर्म विशेष की शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे। वहाँ सभी धर्म, सभी जातियों के सभी लोगों को इक्वल, एक तरीके से समानता समता के भाव से देखा जाएगा, समानता के अधिकार के तहत उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट कोई संस्था है और आप चाहते हैं कि आप अपनी संस्था में अपने ही धर्म विशेष की शिक्षा दें, तो आप दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जो कि अपने धर्म विशेष की शिक्षा देते हैं और उनको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो आ जाती है 3rd नंबर की, जस्टिस। अब ये जो जस्टिस है इसका मतलब क्या होता है, न्याय। न्याय जो है, न्याय शब्द जो है या फिर जस्टिस जो शब्द है, ये जोड़ा गया है हमारे संविधान में रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी, 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, और उससे ये जस्टिस शब्द जो है वो भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, वो हमने ये शब्द वहां से ले लिया है। अब जस्टिस को है जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। जस्टिस में आ जाता है भाई, देखिए, सोशल, दूसरा आता है इकोनॉमिकल, और तीसरा आता है आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, तो यहाँ पर बात है कि सभी को इन आधारों पर, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आधारों पर जस्टिस को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जस्टिस सभी के लिए बराबर है। अब सोशल में बात कर लेते हैं, अगर कोई जो व्यक्ति है वो समाज के किसी बड़े दर्जे से आता है या किसी खास दर्जे से आता है, खास धर्म विशेषता है, खास पंथ विशेष का है, तो उसको अलग जस्टिस मिले, किसी दूसरे व्यक्ति को अलग जस्टिस मिले, ऐसा नहीं है। सोशली हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय का अधिकार है, समान रूप से न्याय उसे प्राप्त होगा। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल में है कोई व्यक्ति है जो काफी ज्यादा रिच है या फिर अमीर है, उसके पास पैसे ज्यादा है, और कोई एक व्यक्ति है जो गरीब है और उसके पास पैसों की कमी है, इस कारण उसकी जस्टिस में डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर अंतर आए तो ऐसा नहीं होगा, दोनों को ही समान रूप से न्याय का अधिकार है। तीसरा है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल बात यह है कि आपको पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि पॉलिटिकल न्याय और पॉलिटिकल इक्विलिटी प्रदान है। तो आपको सबसे ज्यादा तो जरूरत है कि यहाँ पर आपको वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने नेता को चुन सकते हैं और उनको वोट दे सकते हैं। दूसरा आ जाता है पॉलिटिकल जो न्याय है, उसके तहत आप लीडरशिप की क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप लीडर बन सकते हैं, अपना ग्रुप चला सकते हैं, अपने ग्रुप के मुखिया बन सकते हैं। और पॉलिटिकल वे से किसी भी तरह से जस्टिस में डिफरेंस नहीं किया जाएगा कि अगर आप इस पार्टी के हैं या उस पार्टी के हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के हैं या फिर किसी पार्टी के भी हैं, तो आपको जस्टिस में डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए न्याय की व्यवस्था है और सभी को समान रूप से न्याय की व्यवस्था है। तो हमारी जो तीसरी वैल्यू है वो हो गई कौन सी, जस्टिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथी वैल्यू की। चौथी हमारी क्या है, चौथी वैल्यू है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं क्या, लोकतंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र के बारे में तो बहुत फेमस कोट है, किसका आप जानते होंगे, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो क्या हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि क्या हो, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसने कहा था ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, कि ऐसी गवर्नमेंट जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है उसे कहा जाता है क्या, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर
चलता है। सर्वोच्च शक्ति जो है वो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। जो वहां पे रहने वाले लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनके हाथों में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा लोकतंत्र है वो किस तरीके का लोकतंत्र है इसको देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट, और दूसरा नंबर का होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है और इनडायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है, इसको कहा जाता है हिंदी में प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। अब भारत में जो है वो कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम काम करते हैं? हम इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम करते हैं। ये डायरेक्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कि जो जनता है वो शासन करती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, और जनता को लगता है कि ये जो शासन व्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल रही है, तो उसी समय इस शासन व्यवस्था को वो हटा देती है, खत्म कर देती है। तो ये हो जाता है डायरेक्ट लोकतंत्र। ठीक है, ये हमारे भारत देश में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट लोकतंत्र पे चलती है। लेकिन यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्टेड जो चुनाव के आधार पर हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, इलेक्शन के कारण हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और प्रतिनिधि हमारे क्या करते हैं, एजुकेशन को शासन को चलाते हैं। जनता 5 साल के लिए उनको चुनती है, उसके बाद फिर हमारी शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन अगली बार जो 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं प्रतिनिधियों के, और अगर वो प्रतिनिधि सही नहीं है तो जनता के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो रूल है वो किस तरीके से चलता है, एक होता है आपका प्रेसिडेंट रूल, और दूसरा होता है संसद का रूल। तो हमारे यहाँ कौन सा चलता है? संसद वाला होता है। हम प्रतिनिधियों को चुनकर कहाँ भेजते हैं? संसद में भेजते हैं, और संसद के द्वारा ही हमारी जो शासन व्यवस्था है वो चलती है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन वो कैसा है? इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते हैं, हमारे लिए जनप्रतिनिधियों को चुनना है, और जनप्रतिनिधि फिर अपने नेता को चुनते हैं, जिसके कारण से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो हमारा किस तरीके का है? इंडिया में प्रतिनिधियात्मक डेमोक्रेसी है, जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। याद रखिएगा इसको, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधियात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको कहा जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट हम जाते हैं अगली हमारी जो वैल्यू है उसकी तरफ, जो है कि इक्वलिटी। इक्वलिटी, और दूसरा आता है उसके बाद फिर हमारा फ्रीडम। अच्छा, इसके डेमोक्रेसी का जो है मैंने लोकतांत्रिक का एजुकेशन इम्प्लीकेशन नहीं बताया है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन यही है कि भारत में शिक्षा का अधिकार सभी को है, शैक्षिक व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से है, आपका कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी शोषण नहीं किया जा सकता है। आप समान रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र से रहते हुए किसी भी क्षेत्र में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि शिक्षा में भी तानाशाही ना हो, बल्कि लोकाशाही हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इक्वलिटी। तो नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो है इक्विलिटी। इक्विलिटी की बात करते हैं हम, इक्विलिटी जिसको कहेंगे समता या समानता। ठीक है, अब ये जो है किस नंबर की हो गई? 5वें नंबर की। यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपको याद रखना है समता का अधिकार सभी को, जितने भी भारत में जो लोग रहते हैं सभी को क्या है? समानता का अधिकार है। सभी पूर्णतः एक समान है, किसको किसी को भी किसी अलग नजरिए से, अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है। भारत में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, जनजातियां हैं, सभी क्या है? समान है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ किसी को भी कोई स्पेशल राइट नहीं दिया गया है, कोई स्पेशल राइट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर सभी लोग क्या है? इक्वल है। आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18, 14 से लेकर 18 तक जो है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी,
राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, समता के अधिकार को कहा गया है। अब इक्वलिटी जो है वो भी आपकी 3 तरीके की है, मतलब आपका सोशल, दूसरा आ जाता है इकोनॉमिकल, और तीसरा आता है पॉलिटिकल। ठीक है। अब ये है सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, और तीसरी आपकी आ जाती है क्या, राजनैतिक। राजनैतिक जो है यानी कि आप समाज में सभी तरीके से एक समान अधिकार है, चाहे आप समाज के किसी भी तबके से आते हो, आपको सभी रूप से समानता का अधिकार है। आप इकोनॉमिकल हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हैं या गरीब हैं, या फिर आपका किसी ऐसे तबके से आते हैं कि आप के पास जो है पैसों की कमी है, तो उस कारण से आपको समानता नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है, सभी लोग समान रूप से हैं। पॉलिटिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, समानता है, यानी कि आप पूरी तरीके से आप अगर सक्षम हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में अगर आप जीते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नेता बन सकते हैं, जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लीडरशिप आपके अंदर होती है। तो आपको याद रखनी है जो हमारी धाराएं हैं 14 से लेकर 18 तक में। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको धाराएं नहीं याद रहती हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सारी धाराएं बता दूंगी। नेक्स्ट हमारा जो आता है ये फ्रीडम एंड लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी, स्वतंत्रता एंड स्वाधीनता। स्वतंत्रता और स्वाधीनता, तो भारत में सभी को स्वतंत्र रहने का, स्वाधीन रहने का अधिकार है। अब यहाँ पर ये शब्द जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 से लेकर 1794 तक। 1789 से 1794 तक ये फ्रांसीसी क्रांति हुई है, और उसी से ये शब्द फ्रीडम जो है वो आया है। आपको इसके तहत आपको हर तरीके की, हर तरह से स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता पर कोई किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा तब तक जब तक कि आपकी स्वतंत्रता किसी और के लिए कोई मुसीबत नहीं बन जाती है। जब तक आपकी स्वतंत्रता किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाती है तो आप क्या होंगे, स्वतंत्र रहेंगे। इसके बाद में आर्टिकल जो है 19 से लेकर 22 जो है वो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। आपको याद रखना है आर्टिकल 19 से लेकर 22, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया, ये क्या है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। ठीक है। और रिलेशन देखा जाए एजुकेशन के साथ में तो हमें पूर्णतः स्वतंत्रता है, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जब तक पूर्णतः हमें स्वतंत्रता है, जब तक हमारी द्वारा की हुई किसी भी एक्टिविटी से किसी और को कोई नुकसान या हार्म नहीं पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट वाली आ जाती है लिबर्टी की। तो लिबर्टी जो है वो स्वाधीनता है। यहाँ पर भी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बात की जाती है, जिसमें ये बात की जाती है कि हम टू बी फ्री टू डू समथिंग, टू बी फ्री टू फ्रॉम समथिंग, क्वालिटी ऑफ फ्रीडम्स, यहाँ पर भी बात की जाती है। आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं इस देश में। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी तब तक जब तक कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने पूरे मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हर तरीके का अधिकार आपको है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता से दूसरे की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ नुकसान हो रहा है, तो आपको फिर वहां पर रोका जा सकता है। अदरवाइज आपको हर तरह की स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। तो ये थी हमारी कुछ नेशनल वैल्यूज जिनके बारे में आज हमने चर्चा करी। और इसके बाद मैंने आपको बीच बीच में जो भी आर्टिकल्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक जगह लिस्ट बना लीजिएगा। आप सारे आर्टिकल्स की गूगल पे आपको मिल जाते हैं आराम से। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आर्टिकल के बारे में आपको समझा दूंगी। ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।